युवाओं के कंधे पर युग की कहानी चलती है, इतिहास उस ओर मुड़ जाता है जिस ओर युग की जवानी चलती है। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम उड़ान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान। विश्व की आधी से ज़्यादा जनसंख्या 25 साल से कम आयु के हैं। हमारे युवा हमारे देश के भविष्य हैं और वो हमारे समाज और देश पे को एक नए शिखर पर ले जा रहे हैं। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है परीक्षा पे चर्चा, और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एसपी सिंह। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये केवी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, और साथ ही आज हमारे साथ मौजूद एक प्रतिभागी जिनके मन में कुछ सवाल हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। परीक्षा पे चर्चा संबंधी कार्यक्रम के विश्लेषण के लिए आमंत्रित करने के लिए डीडी बिहार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वर्तमान की स्थिति को देखकर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जब कोरोना काल में सब कुछ बंद हो गया था तो ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हुई थी, और अब बच्चे हैं जो परीक्षा, चाहे बात पढ़ाई की हो या परीक्षा की, दोनों ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। तो क्या कुछ फ़ायदे या नुकसान है इसके? जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बताया कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, दोनों ही क्लासेस बच्चे के लिए, छात्रों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मेन जो फोकस है उसका, इस कार्यक्रम का, उसमें उन्होंने बताया कि मेन है डेडिकेशन। कभी कभी उन्होंने बताया कि बच्चे क्लास में मौजूद होते हैं और फिज़िकली मौजूद होते हैं, ऑफलाइन क्लास में मौजूद रहते हैं, उनकी आंखें ब्लैक बोर्ड या शिक्षक पे होता है, लेकिन उनका मन कहीं और होता है, और जिसके वजह से उनके कान में कुछ नहीं आता और वो कुछ नहीं सुन पाते हैं। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि जो कंसंट्रेशन है ऑनलाइन क्लासरूम में, वो नहीं होने की वजह से, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाने की वजह से, या कैजुअली लेने की वजह से ये नहीं हो पाता है। और इसका जो ब्रॉडनेस है, ऑनलाइन में पढ़ने की जो संभावनाएं हैं, वो ऑफलाइन से भी ज़्यादा रिसोर्सेज उसमें उपलब्ध हैं। अगर बच्चे के मन में उत्सुकता है, पढ़ने की चाहत है और डेडिकेशन है, टाइम डिवोट करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई अंतर नहीं है, अच्छे तरीके से दोनों में पढ़ सकते हैं। जी, ये चीज़ बिल्कुल आपने सही कहा। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में जब हम देखते हैं कि जो क्लास हमारा छूट जाता है हम वापस नहीं देख सकते या सुन सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि हम उसको वापस से रिपीट पे देख सकते हैं। तो सर, इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि किसी भी छात्र से बातचीत करना या संवाद करना कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे तब जब उनके मन में एक डर की स्थिति बनी हो परीक्षा को लेकर। तो आपके अनुभव इस पर क्या कहते हैं? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस पे बहुत अच्छे ढंग से पहले से ही स्पष्ट किया जा चुका है कि परीक्षा में मन में जो डर है, उस डर को दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया है। परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर ने, जैसा उन्होंने बताया, कि ये कोई जीवन का अंतिम परीक्षा नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, और हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित हैं कई बार अपने जीवन में ऐसे परीक्षाओं से गुजर चुके होंगे। तो परीक्षा में डर का कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए, और ऐसी कोई चीज़ें जो डीमोटिवेट करती हो, तो प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए बच्चों के द्वारा, और आइडेंटिफाई कर लिए जाने के बाद बच्चों को चाहिए कि उससे दूरी बनाएं, और ऐसे चीज़ जो छात्रों को मोटिवेट करता हो उससे निकटता बनाएं, और उसको अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास किया जाना चाहिए, जिससे कि सक्सेस मिल सके। और सतत निरंतर प्रयत्नशील रहने से मन में जो भाव है डर का, वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। जी सर, साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया था, और तब से ये चलता आ रहा है। तो और वो हर साल देश भर के तमाम बच्चों से बात करते हैं उनके मन के डर को कम करने के लिए। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? परीक्षा पे चर्चा पे कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करना, बच्चों को हाईएस्ट जो ऑफिसर हैं उनसे जोड़ना। तभी आपने देखा कि किसी कार्यक्रम में इतने बच्चे इसके लिए रजिस्टर नहीं करते हैं। लगभग 15 लाख 17 लाख बच्चे इसमें रजिस्टर किए, 15,70,000 बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन किया था, और ये तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन है। इसको वॉच करने वाले की संख्या 25 करोड़ से भी ज़्यादा होगा। सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका दिखाए जाने का प्रयास किया गया था, और जिसमें जितने संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हुए सभी लोगों ने इसको बच्चे को दिखाने का प्रयास किया। खास करके बोर्ड क्लास के बच्चे, 9 to 12 के बच्चे ने बड़े ही इंटरेस्ट के साथ प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था परीक्षा पे चर्चा, उसको देखा, सुना, और मैंने देखा कि ये जो प्रोग्राम था, खास करके 10th और 12th के जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं,
उनके मन में किसी प्रकार का भय नहीं हो, उनको मोटिवेशन मिले, उन पे कोई चीज़ टीचर या अभिभावक के द्वारा थोपा नहीं जाए, इसके उद्देश्य से शुरू किया गया था। लेकिन मैंने कार्यक्रम में देखा कि बहुत सारे अभिभावक भी इस कार्यक्रम को देखते हैं और जो हायर एजुकेशन में इनरोल्ड बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आईआईटी में हैं, मेडिकल में हैं, वे बच्चे भी इस कार्यक्रम को देखते हैं। तो इसी से पता चलता है कि ये कितने लोकप्रिय हैं और आज़ादी के बाद ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे जो बच्चों के इतने नज़दीक आ चुके हैं और बच्चे काफ़ी उत्सुकता से इस कार्यक्रम का इंतज़ार करते हैं परीक्षा आरंभ होने से पहले, और उनके मन में बहुत सारे डाउट्स है और एक बच्चा जो रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चन के माध्यम से, वही क्वेश्चन सभी बच्चों के मन में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाना, उसकी व्याख्या करने से सभी बच्चों के मन में जो किसी भी तरीके का आशंका परीक्षा को लेकर रहता है वो अपने आप स्वतः रिमूव हो जाता है। सर, आपने अभी बात किया अभिभावकों के प्रेशर में आके बच्चे हैं जो डरे ना, तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत करना कितना महत्वपूर्ण है? बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने बताया। प्राइम मिनिस्टर के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा सभी बच्चों को और अभिभावकों को एक अच्छा संदेश दिया गया कि जो कार्य हम अपने आप नहीं कर पाए हैं या हमारे जो सपने हैं हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए हैं, तो अभिभावक को चाहिए या शिक्षक को भी चाहिए कि उसको बच्चे के ऊपर नहीं थोपा जाए। यही डर का कारण बनता है, इसी से शक पैदा होता है और यही बर्डन बन जाता है बच्चे के लिए, जिसके वजह से वो परीक्षा से डरने लगते हैं। तो उनका साफ संदेश था कि बच्चे जो करना चाहते हैं, सब बच्चे में एक अद्भुत प्रतिभा होती है। हर बच्चे विलक्षण बच्चे होते हैं, दूसरे बच्चे से कम्प्लीटली भिन्न होते हैं, उनमें अलग अलग स्किल्स होता है। तो जिसमें बच्चे का ज़्यादा इंटरेस्ट है उसी तरफ उनको जाने दिया जाना चाहिए। तो अगर ऐसे करते हैं हम, और पेरेंट्स और अभिभावक अगर बच्चे के इन गुणों को पहचान लेते हैं और उसी अनुरूप उनका गाइडेंस मार्गदर्शन करते हैं, तो बच्चे में किसी प्रकार का परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा और अपने जीवन में वो उनका जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। एग्ज़ाम में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे अन्य कोई एग्ज़ाम हो, वो उनका प्रदर्शन अच्छा होगा और वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्चे पे किसी भी तरीके का चीज़ों को थोपना नहीं चाहिए। उनका जो इंटरेस्ट जिस विषय में है और कैरियर को जिस रूप में ले जाना चाहते हैं। इंटरेस्ट की बात की, कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद बच्चे हैं जो कॉमर्स से आर्ट्स लेना चाहते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो साइंस ले, तो इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? अभी इसका जो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कटअप है उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि जो क्रेज पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए था, वही क्रेज बच्चों में अब इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी के लिए है। उसका कटअप उससे भी ज़्यादा जा रहा है। तो किसी भी सब्जेक्ट को कम करके नहीं आंकना चाहिए और बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसका पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए, उसको प्राथमिकता दिया जाना चाहिए और तभी वो और अच्छा कर सकते हैं। और उनको किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मेडिकल है और इंजीनियरिंग के लिए खास करके पेरेंट्स दबाव डालते हैं, तो उस पर दबाव नहीं डालें, शुरू से ही उसका इंटरेस्ट उस ओर क्रिएट करने का प्रयास करें और जैसा बच्चे का चाहत है, जिस ओर उसका रुझान है, झुकान है, उसमें अगर पेरेंट्स सहयोग करते हैं तो बच्चे अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल करेंगे। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने अभी इकोनॉमिक्स की बात की, तो ऐसा आर्ट्स लेने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद एक प्रतिभागी, तो उनकी तरफ रुख लेते हैं। तो क्या कुछ सवाल हैं आपके? सर, एज अ स्टूडेंट और एज अ बोर्ड स्टूडेंट मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि सर हमारे टॉपिक्स काफ़ी वास्ट होते हैं, हमारे सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम कैसे कवर अप करें चैप्टर्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकें और ज़्यादा स्कोर कर सकें? सीबीएसई ने कोरोना पीरियड को देखते हुए बच्चे की जो समस्याएं हैं बार बार, जैसे आप लोगों ने अपने ग्रीवांश से सीबीएसई तक पहुंचाया, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने पहले ही 30% सिलेबस को डिडक्ट कर चुका है, डिलीट किया हुआ है, हटाया हुआ है इस साल के लिए। तो 70% जो बचे हुए सिलेबस हैं उसको भी 2 भागों में स्प्लिट किया गया और 40% का असेसमेंट फर्स्ट टर्म के माध्यम से सीबीएसई ने पहले ही कर लिया है। तो आपको अब 60% असेसमेंट के लिए ही तैयार रहना है। तो इसमें आप दूसरे बच्चे से तुलना करेंगे, पिछले साल या उससे पहले जो बच्चे सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होते रहें, चाहे 10th क्लास में या 12th क्लास में, तो उससे कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि आप उनके तुलना में बहुत ही रिलैक्स अनुभव करेंगे, क्योंकि आपको अब 60% असेसमेंट के लिए ही एग्ज़ाम में अपियर होना चाहिए। तो आपके मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए, आपका सिलेबस बहुत ही कम है
और 40% जिसमें पासिंग मार्क भी क्रॉस कर चुके हैं आप लोग। और मैंने देखा है, मेरा पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है फर्स्ट टर्म रिजल्ट का, वो ऑब्जेक्टिव होने की वजह से बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे सब रेडी हैं। तो आपके मन में जो ये शंका है वो उसको निकाल देना चाहिए। जब आपको क्वेश्चन पत्र प्रश्न पत्र मिलेंगे तो आप के मन में ये जो भय है वो हट जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपके जो मन में सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया हो। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आजकल बच्चों का आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो रहा है और इसी डर से वो कई बार आते हुए प्रश्न भी एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो अलग अलग ट्यूशन सेंटर्स ज्वाइन कर लेते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं? बच्चे में आत्मविश्वास आती है सेल्फ जो स्टडी है उससे, डाउट क्लियरेंस से, रेगुलरिटी से। अगर वो रेगुलर हैं, सेल्फ डिवोटेड हैं, सेल्फ डिसिप्लिन हैं और सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं, डाउट क्लियरेंस के लिए टीचर के कांटेक्ट में रहते हैं, पेरेंट्स की बातों को सुनते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनमें कॉन्फिडेंस लूज होगा। और अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी पेरेंट ने प्रोवाइड किया है तो और भी बेहतर है। और ज़्यादा कोई चीज़ करने लगते हैं, जैसे अभी 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, IIT मेडिकल का तैयारी पहले करने लगते हैं, जिससे उनके मन में इस तरीके की आशंका होती है। पहला टारगेट आपका CBSE एग्ज़ाम देना है। कोई कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ बच्चे IIT ये सब क्वालिफाई कर गए और वो बोर्ड एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। यही नतीजा होता है कि आप पहले जो आपका फर्स्ट प्रियोरिटी होना चाहिए क्लास 12 के लिए, वो नहीं करके और दूसरी चीज़ें करने लगते हैं, जिससे परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसको NCERT बुक्स को लें और CBSE के द्वारा जो सैम्पल पेपर अपलोड किया हुआ है, इस बार के लिए खास करके स्प्लिट अप सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ सैम्पल पेपर CBSE ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है। अगर उन सब चीज़ों को देखें, एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर को देखेंगे तो आपके मन में अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आप बचे हुए सिलेबस को देखेंगे पढ़ने से पहले तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लौट आएगा, क्योंकि आपने बहुत ब्रॉड क्षेत्र बना लिया है और जो टारगेट है, जा रहे हैं CBSE का एग्ज़ाम देने, पढ़ रहे हैं किसी और एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ऐसे मन में आशंका आता है। तो आपका कंसंट्रेशन CBSE बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ होना चाहिए, तो आपके मन में जो भी आशंका है वो दूर हो जाएंगे। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा देखा गया है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो क्लास 6 से या 9 से ही है जो IIT की तैयारी करने लगते हैं और उनका ध्यान है जो IIT पे होता है, बोर्ड एग्ज़ाम पे नहीं होता है। सर, इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत से काम होते हैं, वैसे ही एक परीक्षार्थी के, एक छात्र के पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं पढ़ने के लिए। तो किस तरीके से वो टाइम मैनेज करे हर सब्जेक्ट के लिए, कितना टाइम दे? जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो वो अपना रिज़ल्ट देखते हैं, पेरेंट्स भी रिज़ल्ट देखते हैं और पढ़ने के समय उसी तरीके से उनको टाइम मैनेज करना चाहिए। सब्जेक्ट जो रिज़ल्ट आएगा वो सब सब्जेक्ट का मिला हुआ मार्क्स रहता है, लेकिन जो टाइम डिवोट करते हैं वो किसी खास सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे आपको लगता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे important एक है। सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकियों को छोड़ देते हैं। तो एक सब्जेक्ट में अगर ज़्यादा ध्यान देने से कुछ परसेंटेज बढ़ेगा, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स लूज कर जाएंगे। जी, तो इससे हमारा यही है कि संतुलित रूप से अपना समय सभी विषयों को देंगे, तभी आपका परसेंटेज जो है, रिजल्ट ओवरऑल जो रिजल्ट होगा सभी सब्जेक्ट को मिला के उसमें मार्क्स रहते हैं। तो उसके लिए आप पहले से संतुलित समय सारणी बनाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में अगर आपको कोई कठिनाई नहीं है, सब प्रश्न आपके मन में क्लियर है, अच्छे से कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से टाइम डिवोट करके और जहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं जहाँ पे तैयार नहीं है, तो ऐसे समय अपना डिवोट करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है अच्छा होगा और रिजल्ट में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। जी सर, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद एक प्रतिभागी, तो आपके क्या सवाल है? सर, बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है और टाइम रिक्वायरमेंट होता है, उसमें कुछ टाइम शेड्यूल रहते हैं, तो सर टाइम कैसे वहाँ पे मैनेज करें, सब कुछ कैसे कंप्लीट करें? जी, अक्सर देखा गया है कि बच्चे हैं जो हड़बड़ी में, कई बार ऐसे होते हैं कुछ क्वेश्चन जिसमें 30-30 वर्ड्स लिखने होते हैं, उसमें 100 वर्ड्स का लिख के आ जाते हैं, 100 वर्ड्स का होता है, सॉरी 500 वर्ड्स का लिख देते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे इस पर आप? परीक्षा देने से पहले बहुत सारी समस्याएं और मन में बहुत सारी चीज़ चलती हैं। कितने बजे परीक्षा केंद्र पे पहुंचना है, पहला दिन पहुंचना है तो और कितने बजे पहुंचेंगे, कहाँ हमारा सेंटर होगा, रूम कहाँ होगा, और सब सब्जेक्ट के अभी इतने सब्जेक्ट हमारे बचे हुए हैं, 5 बार हमें अपियर होना है, यहाँ पे आना है सेंटर पे। इस सब्जेक्ट का फिजिक्स के बारे में सोच रहे हैं या सोशल स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं, साइंस के बारे में सोच रहे हैं, इतना अभी छूट रहा है या इतना रिवाइज नहीं किया।
लेकिन जब आपके अभी मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा केंद्र पे पहुंचते हैं, आपको सिर्फ जो 60% मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चन या अभी कंडेंस जो क्वेश्चन पेपर आएगा 60% मार्क्स के अकॉर्डिंग, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आता है, तो आपके पास मन में जो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, फिजिक्स के बारे में सोच रहे थे, केमिस्ट्री के बारे में सोच रहे थे, वो सारी समस्याएं अपने आप हट जाएंगी। और परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद हॉल में जैसे ही आप रूम में पहुंचते हैं, तो आपका जो कंसंट्रेशन है, फोकस है, वो सिर्फ उन्हीं प्रश्न पत्रों पर रहता है। तो एक तो आप अपने आप संतुलित रहेंगे और संकेंद्रित रहेंगे, कंसंट्रेशन आपका क्वेश्चन पेपर पे होगा, और जो निर्मूल चीज़ें आपके मन में चल रही थी वो हट जाएंगी। तो आधा से अधिक डर जो आपके मन में था अपने आप हट जाता है। और जितने क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन आए हुए हैं, उस सब्जेक्ट से संबंधित जो समस्याएं आपके मन में चल रही हैं उतने ही रहती हैं। और दूसरा है कि एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी है कि पहला अटैम्प्ट उन प्रश्न पत्रों को किया जाना चाहिए, जैसे कि अभी 10 बजे आपको रिपोर्ट करना होगा और 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि आप रिवाइज करें। इससे भी डर खत्म होता है। आप सब प्रश्न पत्रों को पढ़ लिए हैं पहले ही, परीक्षा शुरू होने से पहले 10:30 बजे आपको राइटिंग स्टार्ट करना है, लिखना शुरू करना है। तो उससे पहले आपके मन में आ गया कि कौन प्रश्न पत्र हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, किन प्रश्न पत्रों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो एग्ज़ाम का स्ट्रैटेजी है कि सबसे पहले आप उन प्रश्न पत्रों को अटेम्प्ट करेंगे जो आप अच्छी तरीके से करना जानते हैं। और उससे भी अच्छा है कि अगर आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से जानते हैं तो वहाँ से शुरुआत करना है। लेंदी क्वेश्चन को छोड़ देना है, बाद में जो समय बचेगा उसके लिए करना है। आपको 2 घंटा 60 मिनट 120 मिनट का टाइम बचेगा और लगभग आपके पास एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम काफ़ी पर्याप्त है। तो ऐसे में अगर आप उसी हिसाब से अपना टाइम डिवोट करेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी जो क्वेश्चन आपको आता है उसको शुरू करेंगे, क्योंकि इवैल्यूएशन होने के समय भी जो एग्जामिनर रहते हैं उनका इंप्रेशन उन्हीं प्रश्न पत्रों से बनता है। शुरू के पेज पे कटिंग वाले चीज़ें नहीं आनी चाहिए और कोई गलत क्वेश्चन को नहीं लिखना चाहिए। जो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, जिसको आप अच्छे से कर सकते हैं, उन प्रश्नों को पहले हल करने का प्रयास करना चाहिए और इससे आपका टाइम भी मैनेज होगा। और जो पहले आपको आ रहा है, जिसमें आपको लगता है कि ये प्रश्न हम कर सकते हैं, तो उससे आपका समय मिलेगा। और जो आपको हार्ड लग रहा है या आधा याद है और उसमें बाद में टाइम जो बचा है उसको लगा सकते हैं। इस तरीके से टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। पहले ही ध्यान रखना है कि हमको एक मार्क्स के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम है, उसी हिसाब से आप उसको मैनेज करें। जी, तो सर जब हम छात्र की बात करते हैं तो किसी भी छात्र को फिट रहना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो लोग शारीरिक फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मानसिक स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता। तो किसी भी छात्र के लिए मेंटली और फिज़िकली फिट रहना कितना ज़रूरी है? मेंटली और फिजिकली फिट रहना बहुत ही आवश्यक है। आप देखेंगे कि सीबीएसई किसी भी स्कूल को मान्यता प्रदान नहीं करता है जिसमें बाउंड्री नहीं हो या प्लेग्राउंड नहीं हो। प्लेग्राउंड स्कूल में होना बहुत ही आवश्यक है और मेंटल अलर्टनेस के लिए, मानसिक रूप से बच्चे स्वस्थ रहें, फिजिकली भी फिट रहें, इसके लिए आवश्यक है कि वो तरह तरह के इवेंट में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, योगा में, एक्सरसाइज में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में। इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहने से फिजिकली फिट रहते हैं। रेजिस्टेंस पावर भी कोरोना के पीरियड में उनका बढ़ता है। ये मेडिसिन से भी इम्पोर्टेंट है यदि आप फिजिकल वर्क करते हैं। और एक जो स्वस्थ शरीर है उसी में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। तो इसी में मैं बताना चाहूँगा कि मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन दोनों का मिक्सचर होने से ही आपका जो टारगेट है एग्जामिनेशन संबंधी वो हासिल किया जा सकता है। सर कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि एग्ज़ाम जब आने वाला होता है तो बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, उनका कुछ ज़्यादा ही कंसंट्रेशन एग्ज़ाम पे चला जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे जो सोना छोड़ देते हैं। तो किसी भी बच्चे के लिए कितने घंटे की नींद ज़रूरी है? कम से कम मिनिमम 4 आवर बहुत ही आवश्यक है। तो जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं लोग उनके लिए बोल रहे हैं। बच्चे के लिए कम से कम 6 आवर सोना अत्यंत आवश्यक है। उनका टाइम कम से कम 4 से 6 घंटे उनका सेल्फ स्टडी होना चाहिए। और क्लास करते हैं तो उन क्लासों को छोड़ के 4 से 6 घंटे बहुत है। और ऐसे करने से यदि आप एग्ज़ाम के दिन एक दिन पहले रात में नहीं सोते हैं और दिन भर रात भर पढ़ते रह जाते हैं तो उसमें परीक्षा हॉल में थके हुए महसूस करेंगे और नींद आने लगेगी। और जो भी याद आने वाला क्वेश्चन है जो आप सोचते हैं कि इसको और अच्छा से लिख सकता था, वो उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे। इसलिए अच्छा खाना खाना, डाइट संतुलित होना चाहिए और नींद भी अच्छी आनी चाहिए। और अनावश्यक ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे हम आज रात में पूरा किताब नहीं पढ़ पाएंगे या शॉर्ट नोट बनाया जाता है। उस समय एग्ज़ाम के समय ध्यान रखना चाहिए
कि जो चीज़ें आपको अब तक नहीं आया उसको करने का प्रयास नहीं करें एक दिन पहले वाली रात में। आप शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं, उसको चाहे तो कई बार रिवाइज कर सकते हैं। उसी नोट से आपको वो सब चीज़ें अपने आप परीक्षा हॉल में याद आने लगेगा, जिनको आपने पढ़ा है, चाहे क्लासरूम में सुना है, बच्चों के साथ डिस्कस किया है। और सारी रात जग के पढ़ने का काम नहीं करेंगे। मिनिमम 6 आवर तक बच्चे को सोना चाहिए, तब अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं परीक्षा के दौरान। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कहा। तो हमें एग्ज़ाम से पहले स्वस्थ रहना भी चाहिए और स्वस्थ खाना चाहिए। अगर हम मेंटली और फिज़िकली फ़िट रहेंगे तभी हम एग्ज़ाम में जाके अच्छा कर सकते हैं। सर, मेरा आपसे एक और सवाल है कि चाहे हम बात करें, जब हम बात करते हैं एग्ज़ाम की परीक्षा की, तो बहुत बच्चे ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं एग्ज़ाम को लेकर, और इसी वजह से वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? डिप्रेशन को निकालने के लिए ही परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी के समय में देखेंगे, पहले शुरू में जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते थे या उतना इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ था एग्ज़ाम में, या ये सारे प्रोग्राम भी नहीं हो रहे थे, इतना काउंसलिंग बच्चों का नहीं हो रहा था, गाइडेंस उतने नहीं मिलते थे, तब देखिए सुसाइड का केस कुछ बच्चों के न्यूज़ में आते रहते थे कि किसी बच्चे ने सुसाइड कर लिया, या उसका टारगेट था इतना मार्क्स लाने का और वो नहीं अचीव हुआ, ऐसे कर लिए। तो ऐसे केस अब कभी नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो है। और उनके मन में जो डर रहता था, निर्मूल और निरर्थक जो डर था परीक्षा को लेके, वो निकल गया है उनके मन में, और बच्चे डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। और अभी तो और भी डिप्रेशन में नहीं है, क्योंकि उनका 40% का असेसमेंट जो है एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है। 30% सिलेबस ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, सीबीएसई ने हटा दिया, रिमूव कर दिया है इस सेशन के लिए। बाकी 60% ही में ही वो अपीयर होने जा रहे हैं, उसमें वो अच्छा कर पाएंगे। तो मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया कि कोई बच्चे हमारे यहाँ ऐसे डिप्रेशन में लग रहे हों। और पहले की तुलना में करेंगे, जो पहले बच्चे जाते थे ट्रेडिशनल क्वेश्चन को फेस करते थे, उनके तुलना में अभी के जो बच्चे हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। जब से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन है, उसकी संख्या कम कर दिया गया है, तब से बच्चे में काफ़ी कॉन्फिडेंस आया हुआ है, उनके मार्क्स भी अच्छा होता है, और उनके मन में अब किसी प्रकार का कोई भी डिप्रेशन ऐसा नहीं रहता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि चिंता उतना ही करो कि काम हो जाए, इतना नहीं कि स्वास्थ्य खराब हो जाए। सर, महात्मा गांधी जी ने एक चीज़ कहा था कि एक अभ्यास बहुत सारे उपदेशों से बेहतर है। तो इस चीज़ का क्या महत्व रखता है एक छात्र के जीवन में? छात्र के जीवन में अभी प्राइम मिनिस्टर ने इसी प्रोग्राम 5वें एडिशन में उन्होंने कहा है कि बच्चों को अपने अभिभावक का और शिक्षक का बताए हुए जो निर्देश हैं उसका पालन किया जाना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, और जो उनका लक्ष्य है अपने आप मिल जाएगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सीबीएसई का है, बोर्ड एग्ज़ाम का है, बिहार बोर्ड का है, या किसी भी स्कूल इंस्टीट्यूशन का है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना और उसको लागू करने का प्रयास बच्चों के द्वारा किया जाना चाहिए, और लक्ष्य अपने आप मिल जाएगा। जी सर, तो हमारे पास वक्त की पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर हमारे युवाओं को? मैं अभिभावकगण से निवेदन करूंगा कि बच्चों को उनके मिशन में हेल्प करें, परीक्षा के दौरान उनको मोटिवेट करें, उनके साथ समय बिताएं, और किसी भी तरीके का उनके मन में अगर डिप्रेशन वगैरह रहता है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और बच्चे ने 1 साल तक बहुत मेहनत किया है, वो अपने आप लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनके मिशन में सहयोग करें। थैंक यू। जी सर, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक प्रयास से सब कुछ बदल जाता है। अगर हम मेहनत और लगन से कुछ करें तो सफलता हमें ज़रूर मिलती है। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी। तो दर्शकों, आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंश में फिर। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना डीडी बिहार।